Born to Shine is India's first scholarship event for girl child prodigies in the field of art and culture. It is a flagship CSR program where we work towards providing encouragement and growth opportunities to the girl child prodigies. We want to make sure that the talent of these girls does not go unnoticed. These prodigies have the capability of representing our culture on global stage if they are rightly identified, nurtured and honed with proper guidance. So, Born to Shine brings to you the Knowledge Series, where we will be talking to experts from various fields of Indian art and culture. These experts will be sharing their exceptional knowledge of Indian art and sharing their guidance with our child prodigies. With this series, we are sure to answer a lot of your queries about who is a prodigy, how to identify a prodigy, and most importantly, how to nurture a prodigy into shaping them to be the stars that they are. Hi, I'm Riva Arora and welcome to Born to Shine Knowledge Series. Today, we are going to be interviewing a well-known classical singer, composer and writer and a renowned musical guru who has years of experience in the field of music. Today on this episode of Knowledge Series, we have someone about whom we have a plethora of things to talk about. We are confused whether we should address him as a well-known music composer, as a classical singer, or as a music guru, as he is all of the above, having many years of experience in the field of music. He got the rights of music from his home itself and has passed down his musical knowledge by being a guru to many upcoming singers. We are very thankful that he is here with us today, and now we can get to learn various things about Indian music from the maestro himself. So please welcome one of the most talented people in Indian music, Neeraj Kalkar. So let's meet Mr. Neeraj Kalkar sir. हेलो। Hi sir, how are you? आई एम गुड आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सुपर। सर, आप अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो मेरा जन्म भोपाल में हुआ और जो मेरी माता जी हैं श्रीमती सुरेखा कालकर, वो ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर थी, ग्रेडेड आर्टिस्ट थी। तो म्यूज़िक का माहौल शुरू से ही था भोपाल में। तो हम सब भाई बहन भी म्यूज़िक में थे इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट लोग भी आते थे, सिटिंग होती थी, म्यूज़िक सिटिंग। तो एक माहौल म्यूज़िक का था। तो वहाँ से मुझे सिंगिंग का शौक़ चढ़ा और पढ़ाई के साथ साथ मैं सीख रहा था अपनी मम्मी से शुरू में। फिर मैंने पंडित सिद्धराम स्वामी कोरवार जी से बाकायदा तालीम लेना शुरू किया, जो क्लासिकल म्यूज़िक, सीरियस म्यूज़िक जो था। बाकी मम्मी से मैं लाइट म्यूज़िक सीखता था, वॉइस कल्चर कैसे क्या होता है वगैरह वगैरह। थिएटर म्यूज़िक की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा मैं खींचा उस और मुझे बहुत ये म्यूज़िक कैसे बनता है उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा गाने के साथ साथ। क्योंकि क्या होता था, मैं गाता था, ऑल इंडिया रेडियो में भी गाता था, वहाँ पे जो प्राइवेट कंपोजर्स होते थे उनके लिए भी गाता था, पर मेरा ध्यान अब ज़्यादा इस तरफ जाने लगा कि ये बनता कैसे है। मतलब ये क्या चीज़ है जो कि लोग धुन बना लेते हैं और हम तो गा रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये बनता कैसे है, सॉन्ग पैदा कैसे होता है। तो मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ। फिर हमारे भोपाल में भारत भवन करके एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, जहाँ पे बाहर से फॉरेन कंट्रीज से भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेज आते हैं, थिएटर्स। तो वो देखने लगा तो मुझे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे एक लिमिटेड म्यूजिशियंस, मतलब 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा म्यूजिशियंस होते हैं और वो लोग पूरा माहौल कैसे क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर हो रहा है, जो एक्टर्स जो बातचीत कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड स्कोर वो 2-3 लोग मिलके कैसे कर रहे हैं। मुझे वो भी बहुत जानने की बहुत उत्सुकता हुई। फिर मैंने शुरुआत ऐसे की कि मम्मी रेगुलरली ऑल इंडिया रेडियो जाती थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ कंपोज करके आपको दूँ तो चलेगा क्या। तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने जैसे दिल नहीं तोड़ा मेरा। और मेरे पास एक मोहम्मद रफ़ी साहब की एक बुक थी, जिसमें हमारे टाइम पे बुक आती थी जिसमें बहुत सारे उनके जितने उन्होंने गाने गाए हैं वो सब होते थे। तो अधिकतर गाने मुझे याद थे रफ़ी साहब की कि क्या इनकी धुन है, लेकिन कुछ ऐसे गाने थे जिनकी धुन मुझे याद नहीं थी। तो मैं कोशिश करता था कि कैसी हो सकती है इसकी धुन, तो मैं बनाता था टूटी फूटी और वो रिकॉर्ड करता था कैसेट में। तो मम्मी को सुनाने लगा तो मम्मी को अच्छा लगा कि नहीं तू अच्छा करता है, मतलब जैसे वर्ड्स लिखे हैं उसके हिसाब से तू अच्छा कंपोज कर लेता है।
तो मैंने थोड़ी लिबर्टी ली, मम्मी को बोला कि आप भजन गाते हो तो मैं टूटा फूटा कंपोज करूँगा, आप देख लेना, मतलब उसको फिनिशिंग करना। तो भगवान की दया से वो अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, म्यूज़िक सर्कल हम लोगों का बड़ा हुआ, तो थिएटर में म्यूज़िक करने की भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। वहाँ से मैं समझा कि ये कितनी जैसे मेडिटेशन होता है कि आप एक कहीं किसी एक वर्ल्ड में पहुँच जाते हो, या एक किसी चीज़ का एक जन्म होता है जिसको आपको वो पेन भी सहना है, फिर उसका पालन पोषण करके उसको इस लायक बनाना है कि वो जीवन में आगे बढ़े। तो मुझे ये सॉन्ग के साथ, म्यूज़िक के साथ मुझे ये अटैचमेंट बहुत अच्छे से महसूस हुआ, और फिर मैंने ठाना कि मुझे यही करना चाहिए। मुझे वो हर बार पेन लेना है, हर बार मुझे वो एक गाने को जन्म देना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ कूदना है, उसके साथ बड़ा होना है हर बार। और क्योंकि हर गाना एक नया चैलेंज होगा, हर एक लिरिक्स एक नई कहानी लेके आएगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जो भी म्यूज़िक करता है सबका एक ड्रीम होता है कि वो मुंबई जाए। मुंबई के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, पर नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारे टाइम पे उस समय इतना नहीं था कि आप पूरा टाइम आप म्यूज़िक करो, आपको पढ़ाई भी करनी है। पर म्यूज़िक वहाँ पे जितना मैं मध्य प्रदेश में कर सकता था वो मैं कर रहा था। सरकारी प्रोजेक्ट्स कर रहा था एज ए कंपोज़र, सब चीज़ें चल रही थी अपने हिसाब से। फिर शादी भी हो गई और वहाँ पे मैं खुश था भोपाल में। मतलब आपके सिटी में जैसा आपका नाम होना चाहिए, और म्यूज़िक के लेवल को लेकर सब लोग मुझसे बहुत खुश थे, तो मैं भी खुश था। पर मेरी वाइफ को लगा कि आप यहाँ पे एक हद तक ही ग्रो कर सकते हो, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। मतलब एक होता है ना, हर एक इसकी एक सीलिंग है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, आपको बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से और ऊपर जाने के लिए। मेरी वाइफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने रिस्क लिया और मैंने अपन करेंगे क्या, क्योंकि अब वो 30 हो गया था मैं जब ये डिसीजन लिया। और जब मुझे मुंबई आना तब मैं 18-19 साल का ही था, तो बहुत टाइम निकल चुका था। आई थिंक मैं 2013 या 12 में आया, और 2 साल ज़रूर था संघर्ष वाला। एक मैं मुंबई आया था तो एक कंडीशन लेके आया था, प्री कंडीशन, कि मैं यही काम करूँगा। मुझे थोड़ा समझ आया कि नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब भगवान की प्लानिंग को मान लेना ज़्यादा अच्छा। तो भगवान की दया कि मुझे म्यूज़िक ही, मैं अब आज बच्चों के साथ काम करता हूँ, इंडिया के कितने सारे बच्चों को सुनता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ, उनको भी सिखा पाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। प्लस ये सब बच्चे इतने नामचीन हो जाते हैं और आज भी याद रखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि जैसा है। सर, आप एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका आपकी म्यूजिक की जर्नी में क्या इम्पैक्ट रहा है? बहुत इम्पैक्ट किया मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्टिस्ट जो भी हों, जिस भी फील्ड के हों, आपकी जो संगत है, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, वो आपकी सोच और आप किस स्तर का काम करने वाले हो, ये थोड़ा सा निर्धारित कर देता है, मतलब फिक्स कर देता है, उस तरफ आपको एक दिशा देता है। तो मम्मी चूँकि ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट थी, तो हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस आते थे। तो वहाँ पे वो कैसे रियाज करते हैं, जो उनका आपस में कन्वर्सेशन होता था कि म्यूज़िक अरेंज कैसे हो रहा है या सिंगर गा कैसे रहा है। जब मम्मी को एक कंपोज़र सिखाता था तो वो भी मैं ऑब्ज़र्व करता था कि उनको ये चाहिए, पर मम्मी तो सही गा रही है। और वो उनके जाने का तो मम्मी से पूछता था कि तू तो सही गा रही थी, मतलब ऐसा क्यों। तो उन्होंने समझाया कि देखो, ये गाना कंपोज़र का है, सिंगर का फ़र्ज़ है कि वो उसको वैसा गाए जैसे कंपोज़र ने उसको सोचा है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता अगर मम्मी ये मुझे नहीं बताती, या ये सब चीज़ें मैं देखता नहीं अपने घर में। तो मुझे म्यूज़िक बहुत मुश्किल से शायद समझ में आता, जो मुझे बहुत अच्छे से, आसानी से उस सर्कल के कारण बहुत सही तरीके से समझ में आने लगा। तो मुझे लगता है उसका बहुत एडवांटेज मुझे मिला। सर, एक मतलब कहावत है कि लर्निंग कभी हम मतलब जितना भी सीख ले, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने पूरा सीख लिया, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो क्या अभी भी आप म्यूजिक में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं? 100%। जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ जो म्यूज़िक शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हर शो प्लस हर बच्चा, जैसे अभी हम टॉप 15 के साथ हर कोई भी म्यूज़िक शो शुरू करते हैं, तो सब बच्चे का एक बैकग्राउंड है, उसके अपना एक संस्कार है, उसका अपना सिंगिंग स्टाइल है। तो उनसे उनका सब सर्वश्रेष्ठ निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्म नहीं करना है, उनको परफॉर्म करवाना है। प्लस दूसरा, आपको अपने ढंग से उनको नहीं गवाना। जो आर्टिस्ट का सबसे अच्छा पहलू है वो आपको उभारना है, उसको डेवलप करना है और उसको निखार के सबके सामने लेके आना है। तो उस नाते ना मुझे हर बार, हर बच्चे से, हर शो में नया ही सीखने को मिलता है, क्योंकि सब लोग अलग हैं। मतलब आप देखो, इतने सारे शोज़ मशहूर हो जाते, बच्चे मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हर बार
पता नहीं कहाँ से वापस नया टैलेंट आता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो वो भी एक ताज्जुब की बात है। तो हर बच्चे से जब डील करते हो आप, तो आपको ऐसा लगता है ये तो ये मैंने कैसे नहीं देखा, या जो मैं बचपन से गाने गाता हूँ आज बच्चों को हम लोग वही सिखा रहे हैं। प्लस वही 40-50 साल पुराना गाना या उससे भी पुराना गाना जब ये बच्चे गा रहे हैं, तो उनको सुनते हुए, उनको सिखाते समय ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान जाता है। अरे ये गाना तो बचपन से गाता हूँ, लेकिन ये बारीकी मुझे अभी कैसे समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये बारीकी मुझे इसीलिए समझ आ रही है कि अभी मैं थोड़ा और उसको ध्यान दे रहा हूँ, तो वो अपनी परत और खोल रहा है। कि म्यूज़िक में आप बोलते हो ना कि समुद्र की तरह है, अब जितना गहरा उतरोगे उतना थोड़ा साफ सुथरा आपको और दिखाई देगा कि अंदर कितने सारे हीरे मोती, मतलब जो खजाना है वो कहाँ है। तो मैं सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ। सर, आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है एंड उसमें से बहुत सारे बच्चे फेमस भी हुए हैं। एंड सर, तो आप जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? अब एक बच्चा है जिसको एक पर्टिकुलर गाना गाना है जो किसी मशहूर सिंगर ने ऑलरेडी गाया हुआ है। अब जो ऑडियंस है वो लगभग कि मतलब वैसे ही एक्सपेक्ट करेगी कि उस तरह का तो होना चाहिए। और जो आज की जनरेशन है उनकी एक सॉन्ग लाइब्रेरी बहुत लिमिटेड है, मतलब उनको 20 से 25 गाने पता हैं, वो तैयारी करके आते हैं। लेकिन जब रियलिटी शो में वो लोग आते हैं तो यहाँ थीम्स होती हैं। अब धर्मेंद्र जी आए जैसे शो में, तो बच्चों को पता है धर्मेंद्र जी हैं, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेजेंड है, लेकिन उनके गाने शायद उन्होंने हो सकता है कभी गाए ना हो। उनके वॉइस कल्चर के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग जब उनके साथ काम करते हैं तो एक नया चैलेंज हमको मिलता है कि इस बच्चे के वॉइस कल्चर में जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको रखते हुए भी ये नया गाना इसको सिखाना जो इसने कभी शायद गाया ही नहीं है और बहुत बच्चों ने सुना भी नहीं होता। या एक और एग्जांपल दूंगा, अगर गोविंदा जी आ रहे हैं, अब गोविंदा जी के गाने जो सबको याद है, आम पब्लिक को है कॉमेडी सॉन्ग्स, मतलब मस्ती वाले सॉन्ग्स। अब अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो म्यूजिक में सीरियस बच्चे होते हैं, मतलब थोड़े से कम मस्तीखोर होता है, या परफॉर्म करते समय उनको एक पर्टिकुलर एक जेस्चर में खड़े रहने की आदत है क्योंकि उन्होंने वैसा सीखा है। अब गोविंदा जी के जो गाने वो डिमांड करते हैं कि आपके अंदर का एक्टर भी बाहर आए, है ना, तो एक नया चैलेंज है। तो हर आर्टिस्ट के हिसाब से जो भी गेस्ट्स आते हैं या जो बच्चा है, अब एक बच्चा सहमा हुआ है लेकिन उसको गोविंदा का गाना गाना है, पर उसके अंदर एक मस्तीखोर बच्चा भी होता है जो हमको ढूंढना रहता है, जो उसको कॉन्फिडेंस देना होता है कि देख ये भी तो तू ही है, जो तू शांत बैठा है वो भी तू है, लेकिन अंदर एक और भी मस्तीखोर बच्चा है जो तू है, जिसको अभी बाहर लाने की ज़रूरत है। तो बच्चों को बेसिकली कोशिश हम लोग ये करते हैं कि एक एक्टर की तरह वो कैरेक्टर बने, मतलब सॉन्ग एक कैरेक्टर है जो उसको मिल रहा है गाने को, तो उसको कैरेक्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये हमारा काम है। तो हर बच्चे का हर दिन एक नया चैलेंज है गाने के हिसाब से, तो मैं उसको डिफ़िकल्टी नहीं चैलेंज, तो उससे ना मुझे भी पता चलता है अच्छा ये टेक्निक इसके साथ काम नहीं करेगी, इस बच्चे के साथ थोड़ा इस तरीके से डील करना पड़ेगा तो ये समझेगा। मेरे प्लान्स और बढ़ते जाते कि मतलब तरीके और बढ़ते जाते हैं कि अच्छा इस तरीके से भी काम हो सकता है, तो ये मैं भी सीख रहा हूँ। सर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, पूरी दुनिया को जो दर्शन दिया, मतलब एक विजन दिया है, वो इंडिया ने दिया, भारत ने दिया है। यहाँ की संस्कृति, हम लोग अपनी मिट्टी को भी माँ बोलते हैं, इतने सारे अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जिनका एक अपना एक अलग अलग तरीका है, लेकिन जो सोल है वो एक ही है। अब अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जैसे हर भाषा में एक ग्रामर की ज़रूरत होती है। अगर आपको ABCD नहीं पता तो आप स्पेलिंग बनाओगे कैसे? आप सुन तो लोगे और आप एज इट इज़ रट के बोल दोगे शायद, लेकिन अगर आपको वो ग्रामर आता हो, आपको अल्फ़ाबेट्स आते हो, ग्रामर आता हो, तो आप अपनी सोच के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, टॉपिक एक दिया जाता है तो 5 बच्चे सेम टॉपिक पे बोल रहे हैं, पर जीतता वो है जिसका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्लासिकल म्यूज़िक जो सीखता है उसको एक ना दृष्टि मिलती है, मतलब एक विजन मिलता है कि मुझे अपने सुरों को, इस गाने को किस तरीके से पेश करना जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ, थोड़ा भीड़ से अलग भी दिखूं और उतना इम्पैक्टफुल भी लगूं। जो हमारी संस्कृति है, जिस अगर मैं म्यूज़िक से हूँ तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, तो इसका सबसे बहुत बड़ा रोल है और ये हमेशा रहेगा। आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाओ, ये बेसिक्स है। जैसे सचिन तेंदुलकर भी जब आउट ऑफ फॉर्म होते थे, अभी विराट कोहली हैं, तो उनको अल्टीमेटली नेट पे जाके बेसिक्स की प्रैक्टिस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है सिंगर कोई भी हो, किसी भी जॉनर का हो, लेकिन वो बेसिक्स, मतलब हमारा जो एक रूट है
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसकी तरफ नहीं जाएगा 100%। उससे वो घर है, वो आपको मतलब बुजुर्ग लोग जैसे होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, अरे ये तो ऐसे सॉल्व हो सकता है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक शर्तिया आपको सॉल्यूशन देता है। आप कहीं भी फंस जाओ, आप क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाओगे, आपको पता नहीं कैसे गीता, कुरान, बाइबल की तरह आपको रास्ता दिख जाता है। सर, हमारे लिए हमारा कल्चर प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे मैंने बोला ना कि हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे माता पिता हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये हमारी ड्यूटी है। जैसे हमारी ड्यूटी है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हमारी ड्यूटी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि हम डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं स्कूल में। और हमें पता है कि ये धरोहर पे अगर जैसे हम पे अगर कोई ध्यान ना दे तो हमारा जो असर है वो ऑटोमेटिकली लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसी धरोहर है जिसमें से नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसा ले सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जैसे देश के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है, ऐसे ही हर म्यूजिशियन के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को समझना, पढ़ना, उसकी भगवान की तरह पूजा करना, समझना, उससे बात करना, ये उसकी मॉरल ड्यूटी मैं बोल सकता हूँ। सो सर, आजकल के बच्चे ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? मुझे क्या लगता है ना कि बुरा कुछ नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा आसपास आपके दिखाई देती है ना, आप उससे थोड़े से प्रभावित हो जाते हो, और आपको एक नॉलेज नहीं है ना। जब बच्चों को क्या पता कि उनको बस ये आकर्षक लग रहा है कि ओ रिदम बज रही है, ढिकचक ढकचक ढुकचक, वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अभी क्योंकि डेप्थ दोनों में, वेस्टर्न म्यूजिक में भी उतनी डेप्थ है जो हमारे इंडियन म्यूजिक में है, लेकिन मैं इंडियन म्यूजिक को ज़्यादा स्कोर इसलिए दूंगा क्योंकि आप देखो, चाहे अभी ए.आर. रहमान जी को सब जानते हैं, उससे पहले आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, या सिंगर्स में अरिजीत सिंह आप देखो, वही इंसान लाल इश्क भी गा रहा है, वही आयत भी गा रहा है, वही पलट भी गा रहा है। कैसे एक सिंगर, या इससे पहले लता जी, आशा जी तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन मैं अरिजीत सिंह जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो आज की जनरेशन को बहुत इजीली पता है वो कैसे एक इंसान इतने सारी चीज़ें गा देता है। वो क्लासिकल भी गाता है, वो वेस्टर्न भी गा रहा है, वो गा रहा है, और बहुत 100 आउट ऑफ 100। मतलब अब वेस्टर्न के किसी भी उस्ताद से आप पूछेंगे कि इसकी सिंगिंग कैसी, तो वो भी 100 आउट ऑफ 100 बोलेगा। अब इन उस्ताद लोगों से जो क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं, उनको आप लाल इश्क सुनाओगे तो वो बोलेंगे 100 आउट ऑफ 100। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मना नहीं करना है, उसकी डेप्थ क्या है, उसको इस तरीके से समझाना है कि देखो ये दोनों का मेल, संगीत का मतलब ये है कि संग में, मतलब कुछ लोग मिल के जो एक सॉन्ग बनता है उसको हम संगीत बोलते हैं। तो इंडियन वेस्टर्न ऐसा कुछ है नहीं, वो एक जॉनर है मेरे हिसाब से। और ये बड़ों का फ़र्ज़ है कि वो इन दोनों का फ़र्क ना समझा कि इनकी जो खूबियाँ हैं वो समझाएं, जिससे एक और अरिजीत सिंह जी आए, और ए.आर. रहमान बने, और इलैयाराजा बने, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बने, और आर.डी. बर्मन बने। सर, म्यूजिक के फील्ड में प्रोडिजीज कैसे पता चलते हैं? मैं इसको भी आध्यात्म से ही जोड़ूंगा कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो बारिश का पानी है वो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है, और वो गड्ढों में भी गिरता है, वो तालाब में भी गिरता है। अगर आप वो गड्ढों में पानी जो गिर रहा है उसको आप ऐसे ही रहने दोगे तो उसमें मच्छर पैदा होंगे सेम पानी में, और तालाब में, नदी में जा रहा है तो वो फ्रेश रहता है, आप कभी भी पी सकते हो। प्रोडिजी, मुझे ऐसा लगता है कि जितने, मैं म्यूज़िक की बात ही करता हूँ, तो जितने लोग सुर में गाते हैं, वो क्या, आप देखोगे कि जैसे अभी बच्चों को आप बोलते हो कि अरे इसको मोबाइल का ये सब पता है, इतना छोटा है, हमको तो नहीं पता होता था। तो अब जैसे कुछ गाना बजेगा ना, अगर उसके अंदर वो बात है तो वो ऑटोमेटिकली किसी के सिखाए बिना, किसी के बोले बिना, वो अपने आप उस सुर में सुर मिलाना लग जाएगा, वो उसको बहुत एंजॉय करेगा। पहला लक्षण ये है कि एंजॉय करना चाहिए। हाँ, वो उससे प्यार करेगा। मतलब अब बंद करके देखो, पेरेंट्स बंद करके देखेंगे वो गाना तो वो थोड़ा सा अनईजी हो जाएगा। वापस आप प्ले करोगे गाना तो वापस एंजॉय करने लगेगा। और माँ तो माँ कैसे सुरीली हो नहीं हो, उसकी लोरी बच्चे के लिए सबसे सुरीली होती है। मुझे ऐसा लगता है लता जी, आशा जी जिस एज में, हमको तो बहुत बड़े होने के बाद पता है कि लता जी, आशा जी लेजेंड्स हैं, पर वो उनके एज में जब वो 8-9 साल की थी तो भी वो लेजेंड ही थी। ये किसी को पता नहीं था क्योंकि उस समय ऐसा मीडिया नहीं था, ऐसे लोग नहीं थे जैसे आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये था नहीं। तो माहौल प्लस उसमें एक दृष्टि होनी चाहिए बड़ों में, कि एक विजन होना चाहिए कि अच्छा ये समझ रहा है,
ये ताल पे पैर चला रहा है, ये सुर में गा पा रहा है, तो उनका फर्ज है कि उसको और देखें कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर है ना, क्योंकि वो भगवान हर किसी को बिना रीजन के इस धरती पे भेज नहीं रहा है। एक उसका मिशन है, वो मिशन के लिए हम लोग यहाँ पे इस अर्थ पे आए हैं जो हमें ढूंढना है। हम बच्चे हैं तो हम वो काम हमारे पेरेंट्स का है। अब पेरेंट्स अपना एम उस पे ना थोप के ये देखें कि उसका नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है। वो सुर में गा रहा है, ओ वाह, तो उसको मेहमानों के सामने गवा के बर्बाद करने से अच्छा उसको नरिश करें, उसको अच्छी अच्छी जगह ले जाएं, ताकि उसको समझाए देखो ये चिड़िया की आवाज़ देख कितनी सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी से उसको सारेगामापधनिसा क्लासिकल जोन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसको पहले खेलने दो। उसको ये सिखाना चाहिए कि देखो पानी की आवाज़ में क्या सुर है, कोयल कौन से सुर में बज रही है, ये ग्लास है उसमें पानी भर के उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि देखो ये सुर ऐसे चढ़ रहा है, पानी कम करने पे उतर रहा है कि चढ़ रहा है। ये करते 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 वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मतलब जो टैलेंट होता है वो अपने आप बहेगा। मतलब नदी को आप उसका रास्ता बना दो थोड़ा खोद के, वो बह जाएगी, उसको रुकेगी नहीं। तो सेम मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा अपने अपनी फील्ड में प्रोडोजी है, हर एक बच्चा जो भी इस धरती पे जन्म देता है। बस शायद हम बड़ों से वो गलती होती है कि हम वो देख नहीं पाते, तो हम देखें बड़े, वो हमारी जिम्मेदारी है, और उसको माहौल दें कैसे भी करके कि वो अपना रास्ता खुद तय करे। उस पर थोपे ना कि तुमको ये करना है। वो हर बच्चा एक स्किल लेके पैदा हुआ ही है, भगवान ने उसको स्किल दी है। वो हम बड़ों का काम है कि वो स्किल है क्या, और उसके लिए वो माहौल बनाए कि वो अपनी स्किल से बहुत प्रेम करने लग जाए। तो सर, एज अ गुरु आप मतलब पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, या फिर जिनके बच्चे खुद ही म्यूजिक सीखना चाहते हैं? एक ईमानदारी से बोलूँ तो पेरेंट्स को मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप उसके थ्रू अपना लालच ना साधें, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स ना, क्योंकि मैं रियलिटी शोज़ की ज़्यादा, ताकि लोग जल्दी समझ पाएँ। अधिकतर पेरेंट्स को क्या लगता है कि वो टीवी पे आ जाए, मेरी जो एक सोसाइटी है, मेरा जो एक सर्कल है, मेरे दोस्त हैं ऑफिस, हाँ, उनमें मेरी कॉलर थोड़ी ऊंची हो जाए। तो बहुत छोटी सोच है ना। अगर आप पेरेंट्स को ऐसा लेना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा गा पा रहा है तो ये कितना बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। अब ये मेरी जिम्मेदारी एज ए पेरेंट कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ ताकि ये म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट करे। हमें उस बच्चे को बड़ा नहीं बनाना, हमें उसका आर्ट को बड़ा बना। बच्चा तो बड़ा बनेगा ना, अपने आप बनेगा। अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करोगे तो आप, लता जी ने नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतना पैसा कमाऊंगा, उन्होंने अपने आर्ट को बड़ा बनाया। आज गुलजार जी, अगर हम जो सुनते हैं, एक गाना लिखने के 75 लाख रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि डायमंड की पेन से लिख रहे हैं। उन्होंने अपने आर्ट को इतना स्किलफुल बनाया कि लोग 75 लाख एक गाने का देने को उनको तैयार है ना। तो पेरेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप हार जीत, वो मशहूर हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, उनका खुद का नाम हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। उनको ये सोचना है कि जैसे एक सिपाही की, आर्मी वाले फैमिली के पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इसको देश सेवा में लगाना है। ऐसे ही हर आर्टिस्ट के पेरेंट का ये कर्तव्य है, अगर उनके बच्चे में कोई स्किल है, गाना है, पेंटिंग है, डांस है, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो ऐसे उसको पाले पोसे कि उसको म्यूज़िक को एक में कंट्रीब्यूट करना है अपने आर्ट से, उसको एक्सीलेंस के लेवल पे ले जाना है। वो सक्सेस, पैसा, नाम, पार्टीज, ये अपने आप हो जाएगी। उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़े। तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक लेवल पे जैसे पहुंचोगे, आपका एक आर्ट, आपका एक ऑरा बनता है जो आपकी तपस्या होती है। जैसे हर आर्टिस्ट का एक बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक हमको थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, थोड़ा ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिससे हम शायद हार जाएं, पर वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो आपको उस तरफ ले जा रहा है। जैसे आपका वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो उसके बाद बिन मांगे वो सब आपको मिलने वाला जो आपने कभी सोचा 10 करोड़ सोचा है महीना, भगवान ने आपके लिए अनगिनत 10 करोड़ आप रोज बांट पाओ, इतना सोचा है। ये तो हमने छोटी सोच बनाई है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा वही है कि कंट्रीब्यूट करो। आपका बच्चा आपके यहाँ जन्म लिया है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि एक आर्टिस्ट ने आपके यहाँ जन्म लिया है। Correct. तो उसको सही दिशा सिखाए। तो एक और बात कहना चाहूँगी, उसको ये सिखाए कि कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन तुम्हारा दूसरे बच्चे से नहीं है,
आप लोग 15 बच्चों से जीत के क्या करोगे? बाहर 15 अरब लोग हैं जो सिंगर्स हैं, उनसे आपको बेहतरीन बनना है ना। तो उसके लिए इसका बुरा करो, उसके लिए बुरा सोचो, गाने पे लड़ो, इसको वो गाना के, इससे अच्छा है कि उसकी स्किल्स आप डेवलप करवाओ ना। सर, इंडिया एक रिच हेरिटेज है, तो इंडिया का फोक म्यूजिक आगे बढ़ाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो गेहूं पीस रही हैं महिलाएं, कोई खेती में काम कर रहा है, जो बोटमैन है वो नाव चला रहा है उस समय। तो फोक म्यूजिक मतलब मन का म्यूजिक, जो उसको उस समय भाव लग रहे हैं, जो उसके अंदर है, तो वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? उसके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो लोग आपस में बस गुनगुना रहे हैं, या बोटमैन अकेला है वो प्रकृति से बात कर रहा है, तो ये फोक म्यूजिक है। अब जहाँ तक आगे ले जाने की बात है, आई थिंक जब हम सब लोग, जितने भी कंपोजर्स हैं, जितने भी लिरिसिस्ट हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, हम क्रेडिट देने लग जाएंगे ना। अगर एक कंपोजर ईमानदारी से बोले कि ये गाना ना मैं वहाँ से कॉपी नहीं, इंस्पायर हुआ कि मैंने वो फोक, जैसे एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन जी के जो पापा हैं, वो गर्व से बोलते थे कि ये मैंने उस नाविक का गाना सुना तो मैंने ये गाना कंपोज किया। एक सबके लिए कि इंस्पिरेशन होती है, वो छोटी से छोटी भी हो सकती है, तो उनका ड्यू मिलना चाहिए, मतलब ईमानदारी से हर आर्टिस्ट को। प्लस ऐसा कुछ होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और ये म्यूजिशियंस, हर म्यूजिशियन का एक कर्तव्य है कि वो सिर्फ पैसा ना कमाए फिल्मों में, हर जगह। साल में 1 महीने 2 महीने सब लोग बारी बारी से ब्रेक लें, जो सिर्फ फोक म्यूज़िक सुनने, वहाँ पे आर्टिस्ट कौन है उनको ये समझाएं कि तुम लोग यहाँ पे गा के सिर्फ एक कुएं की तरह वहीं के वहीं वो म्यूज़िक घूम रहा है। कोई व्यापारी आएगा, वो म्यूज़िक सुनेगा और वो बहुत पैसे कमाएगा, वो मशहूर हो जाएगा। तो जैसे होता है ना कि जिस फार्मर ने जो उगाया उससे डायरेक्ट आप ख़रीदो, तो उस फार्मर को वो अगर रास्ता दिखा दे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये हर म्यूजिशियन का भी फ़र्ज़ है कि वो जाए गांव-गांव, जब भी उसको समय मिले। देश के बाहर जाने से अच्छा है यहाँ घूमो, बहुत नेचुरल, बहुत उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो उनको ये समझाए कि जो पॉपुलर म्यूज़िक है, जो दुनिया सुन रही है, उससे आपका म्यूज़िक कैसे अलग हो सकता है। अलग नहीं, उसको कितना अच्छे से जुड़ सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा कमर्शियल जो सबकी ज़ुबान पे यूं चढ़ेगा वो फोक म्यूज़िक ही है, क्योंकि उनकी ट्यून्स कुछ सोच के नहीं बनी होती है, वो मन से आती है। तो उनको सिर्फ मतलब जोड़ना है। उनको ऐसा लग रहा है अरे ये हमारा काम नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे हैं वो इधर तक जाएं, उनका हाथ पकड़े और उनको लेके आएँ। और उनको इसके लिए एजुकेट भी करना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी से आप जो चीज़ें कर रहे हो वो और जगह फैलेगी। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग है, आपको जुड़ना है उनसे, उनको एजुकेट करना है कि आप अपना काम यहाँ तक लेके आओ, तो वो फैलेगा। क्योंकि फोक म्यूज़िक जिस दिन नहीं रहेगा ना, ये म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, इतना ज़रूरी है वो। सर, आप हमारे इस इनिशिएटिव बॉर्न टू शाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा, आपकी पूरी टीम को, कि आप एक यज्ञ कर रहे हो। यज्ञ मतलब आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी में। हम कितने भी आगे बढ़ गए हैं आज, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लड़कियों को पेरेंट्स चाहते हुए भी उनको फैसिलिटी नहीं दे पाते। उनका आर्ट या उनकी पढ़ाई, जो भी उनमें एक हुनर है, उसके लिए वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। फाइनेंशियल कंडीशन आप कह लो, मोस्ट प्रोबेबली वही होती है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हो, आप उन बच्चों को ढूंढ रहे हो जिनमें काबिलियत है, उनके लिए आप एक रास्ता क्या बना रहे हो, आप उनको एक डायरेक्ट मंजिल दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सबकी शुभकामनाएं हैं, ये खूब फले फूले। और सिर्फ ये नहीं, पूरी दुनिया में आपका ये मिशन सक्सेसफुल हो, अनगिनत मार्स तक जाए, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। Thank you so much, sir. So I hope you guys enjoyed this episode of Born to Shine, and I hope that you guys got to learn about our music and our culture. So till then, don't forget to like, share and subscribe to our channel Born to Shine. And if you want to learn music, now you know the right person to come to. Thank you so much, sir, for coming. It was a pleasure meeting you. Same here. Thank you so much. Thank you, sir.